तो बच्चों आज की जो क्लास होने वाली है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। हम आज लेने वाले हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें कुछ भी मिस नहीं करना तुम्हारे को। हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा वीडियो जो है वो इस तरह से किया जाए कि हम लोग सारी तरह की वर्ड प्रॉब्लम सम अप कर लें इसके अंदर। ठीक है, तो चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरफ। देखो बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वगैरह से हम उसके फैक्टर्स बना सकते हैं, ये चीजें तो तुम्हें पता होनी चाहिए इसको पढ़ने के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स यानी कि रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम हमें कैसे सॉल्व करनी है। तो हम लोग लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे ये सबसे पहले तुम्हारे सामने एग्जांपल है जिसमें तुम्हें दे रखा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 143, फाइंड द नंबर्स। अब करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहला काम है वेरिएबल डिफाइन करना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो सबसे पहले वेरिएबल्स डिफाइन करो। भाई नंबर्स कितने हैं, दो, तो दोनों नंबर्स को डिफाइन करो। तो हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ऑड नेचुरल नंबर्स को अगर मैं एक नंबर को x मानूं, ऑड नंबर को, तो उसके बाद वाला जस्ट बाद वाला ऑड नंबर क्या होगा, तो हम लोग क्या लेंगे, लेट टू नेचुरल नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स बी। तो अब तक तो सोच लिया होगा तुमने कि पहला नंबर अगर मैं x लेता हूं तो दूसरा क्या होगा। तो बेटा दूसरा नंबर ना x+1 होगा ना x+3 होगा, दूसरा नंबर होगा x+2। तो अगर चाहे दो लगातार नंबर हैं, ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों ही x और x+2 होता है। ऐसा क्यों, तो सिंपल सी चीज़ है कि चाहे हम इवन नंबर्स की बात करें चाहे ऑड नंबर्स की बात करें, डिफरेंस तो नंबर्स में 2 का ही आता है ना। अगर एक ऑड नंबर 7 है तो अगला ऑड नंबर क्या है, 7+2 यानी कि 9। तो सबसे पहला काम होता है डिफाइन करना x को। यहाँ पर x क्या है, दो नेचुरल नंबर्स हमारे x और x+2 है। अब उसके बाद तुम्हें पढ़ना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है। वो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स इज 143। तो 143 क्या है, उन दोनों का प्रोडक्ट है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिखूंगा ATQ, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, जो दो नंबर्स हैं हमारे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 143। वो कह रहा है दो नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव और उनका प्रोडक्ट 143 है, तो नंबर्स क्या लोगे, x और x+2, और उनका प्रोडक्ट 143 है तो ये ले लेंगे। अब इससे बन जाएगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, देखो x² + 2x इक्वल टू 143, x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं तो मेरे फैक्टर्स निकल के आते हैं x+11, x+13, x-11। तो मैं इसको 0 करूं x+13 को, तो x की वैल्यू क्या निकल के आती है, -13, और x की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, 11। तो -13 तो रिजेक्ट हो गया, मतलब पहला नंबर क्या है, 11। अब नंबर मैंने क्या माने, x और x+2, तो पहला नंबर अगर 11 है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 11 + 2 यानी कि 13 होगा। तो मेरे जो दो नंबर्स हैं वो हैं 11 और 13। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। अगर तुमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहां से तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीख सकते हो अगर तुम्हें नहीं आती है तो। अब ये बात हुई हमारी x की वैल्यू, एक तो हुआ 11, ये x मेरा 11 है, दूसरा नंबर है 11 + 2 यानी कि 13। तो मैं क्या लिखूंगा, मेरे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 11 और 13। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में तुम्हें क्या बोला है कि हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स है 5 के, और उनका प्रोडक्ट है मेरे पास 750। फाइंड द मल्टीपल्स, मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर भी पहला काम है डेफिनेशन ऑफ डिफाइनिंग वेरिएबल्स। डिफाइनिंग वेरिएबल्स मतलब नंबर जो है ना, दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल निकालने हैं, तो हम लोग सबसे पहले लेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, टू लेट टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 बी x
एंड अगला मल्टीपल क्या होगा, अगला मल्टीपल क्या होगा, अगला मल्टीपल होगा x प्लस 5। देखो 5 के दो लगातार मल्टीपल्स हैं, 5 के मल्टीपल्स में 5 का डिफरेंस चलेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो एक अगर हमारे पास x है तो अगला मल्टीपल क्या लेंगे हम, x प्लस 5 लेंगे। तो x और x प्लस 5। अब 750 क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 5 ये 750 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 750 यहाँ ले आते हैं। अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो मेरे फैक्टर्स निकल के आते हैं x प्लस 30, x माइनस 25, और इसको जीरो रखें तो x की वैल्यू क्या निकलती है, माइनस 30, विच इज टू बी रिजेक्टेड, है ना। और x की वैल्यू क्या निकल के आती है, 25। अच्छा ये जो है ना, अब पहला नंबर हो गया मेरा 25, x तो है मेरा 25, तो दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 5 30, मतलब मेरे नंबर्स हैं 25 और 30। ये नेगेटिव वाला नंबर हम हर बार इसलिए रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जब हमें मल्टीपल्स कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि बात हो रही है नेचुरल नंबर्स की। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड हो कि दो इंटीजर्स हैं तो तुम्हें नेगेटिव नंबर रिजेक्ट नहीं करने होंगे, तुम्हें नेगेटिव नंबर्स भी लेने होंगे। तो ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बात हुई हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स की, दोनों में वही बात थी। बस ध्यान कुछ चीजें रखनी है कि भाई दो लगातार नंबर अगर फाइंड करना है तो x और x प्लस 1 ले लो, दो लगातार ऑड या इवन नंबर लेने हैं तो दोनों ही केसेस में x और x प्लस 2 लो, और अगर टू कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 बोल रहे हैं तो x प्लस 5 एंड सो ऑन। तो आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है दे रखा है, फाइंड टू नेचुरल नंबर्स व्हिच डिफर बाय 3 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 117। यहां पर हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम हो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन है, तुम्हें उसको वन वेरिएबल से ही करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। थोड़ा सा चीजें आसान हो जाएंगी अगर तुम उसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, तो कोई जरूरी नहीं है, पर उसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे तो आसान रहेंगे। कैसे, जैसे मुझे दो नंबर फाइंड करने हैं, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड टू नंबर्स, तो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो मैं क्या मानने वाला हूं, लेट टू नंबर्स बी x एंड y, x और y मान लिए, है ना। मतलब अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो दो वेरिएबल में ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सच दैट देयर डिफरेंस इज 3, डिफरेंस इज 3, मतलब मैं अगर x बड़ा नंबर मान रहा हूं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई कितना हुआ, 3, एक इक्वेशन बन गई। एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 117, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, तो सम ऑफ हुज स्क्वायर जब कहते हैं मतलब फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 117 है, तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 117। अब मेरे पास बन गई है दो इक्वेशंस, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे एक्स और वाई निकालना। अब इन दो इक्वेशन से एक्स और वाई कैसे निकलेगा, हमें यहां पर यूज करना होगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम x या y किसी एक की वैल्यू एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरे में पुट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस वाई निकल के आया 3, तो x माइनस वाई 3 निकल के आया है, तो x को क्या ले सकते हैं, 3 प्लस वाई, भाई ये माइनस का y यहां चला गया। अब तुम क्या करोगे, ये जो वैल्यू है ये पुट कर सकते हो तुम सेकेंड इक्वेशन में से, तो x की जगह रखेंगे 3 प्लस वाई, तो ये हो गया 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 117। इस तरह से अब 3 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर को कैसे खोलोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, गलती मत करना, और ये प्लस का वाई स्क्वायर तो है ही। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू वाई 6y प्लस 9 माइनस 117, तो माइनस 117 होगा, तो ये मेरे पास बचेगा माइनस का 108, है ना, प्लस का 9 है और माइनस का 117, तो 108 बन गया। अच्छा अब सब में मुझे कुछ कॉमन नंबर अगर मिल रहा है तो वो कॉमन ले लो, चीजें आसान हो जाएंगी। क्या कॉमन है, 2,
2 कॉमन लेता हूं तो वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 54 ये बच जाता है, और ये 2 जाकर 0 में कट जाएगा। इक्वेशन मेरी बिल्कुल सिंपल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन हो गई मेरी आसान, मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकता हूँ, फैक्टर है 9 और 6, तो y प्लस 9 और y माइनस 6 ये मेरे फैक्टर्स निकलेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद। y की वैल्यू आ जाएगी -9 और y की वैल्यू 6, ये रिजेक्ट और y 6। अब अगर y 6 है तो x क्या है 3 प्लस y, तो मतलब x निकलेगा मेरा 3 प्लस वाई यानी कि 3 प्लस 6 यानी कि 9। तो मेरे नंबर्स रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं, मेरे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 6 और 9। अच्छा आंसर वेरीफाई भी कर लो। अब इस क्वेश्चन के अंदर बोला था कि भाई दो ऐसे नंबर निकालो जिनका डिफरेंस 3 हो, तो भाई 6 और 9 डिफरेंस 3 है ही है, और उनके स्क्वायर्स का सम 119 है। तो चेक कर लो 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर ऐड करने पर 117 बनाता है, तो ये हमारा सही आंसर है। मतलब 6 और 9 जो आंसर निकले वो बिल्कुल सही आंसर है। तो तुम्हें क्या करना है, सिचुएशन को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनानी है। 2 वेरिएबल में करोगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सम ऑफ नंबर्स बोले तो x प्लस वाई ले लो, डिफरेंस ऑफ नंबर्स बोले x माइनस वाई ले लो, और जैसा बोले सम ऑफ स्क्वायर्स बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लो, एंड सो ऑन। अच्छा इसमें क्या है, कुछ बच्चे घबराते हैं कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, लीनियर का है, कैसे बचाने। अरे कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक का है, लीनियर का है, तुम कैसे भी करो। तुम्हें लीनियर से समझ में आता है, लीनियर से करो। जैसे फाइंड 2 नंबर्स बोला है, अब अगर मैं 2 नंबर को x और y मानूं तो भी ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में जैसे तुम्हें बोला था फाइंड 2 नंबर्स विच डिफर बाय 3 तो जरूरी थोड़ी है तुम्हें x और y लेना है। अगर मैं एक नंबर x लूं तो दूसरा नंबर 3 प्लस x हो जाएगा। डिफर बाय 3 मतलब दूसरा नंबर या तो उससे 3 ज्यादा है या 3 कम ले लो, दोनों का काम चल जाएगा तुम्हारा। तो तुम 1 वेरिएबल से भी कर सकते थे इसको, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस जिसमें वर्ड स्क्वायर यूज हो जाता है, रेसिप्रोकल्स यूज हो जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस ज्यादातर क्वाड्रेटिक के होते हैं। स्क्वायर, रेसिप्रोकल और प्रोडक्ट, इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादातर क्वाड्रेटिक बनता है। बट स्टिल नो नीड टू वरी अबाउट लीनियर क्वाड्रेटिक। तुम्हें लीनियर आसान लगता है लीनियर लगाओ, क्वाड्रेटिक आसान लगता है क्वाड्रेटिक लगाओ। मतलब 1 वेरिएबल में करना चाहो 1 वेरिएबल से करो। मैं 2-3 क्वेश्चन तुम्हें 2 वेरिएबल से ही करके दूंगा क्वाड्रेटिक के। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि अ नंबर एक्सीड अदर नंबर बाय 5। तो पिछली बार की तरह अब मैं 2 नंबर को x और y भी ले सकता हूं, और x प्लस 5 भी ले सकता हूं। अब पिछला वाला क्वेश्चन मैंने 2 वेरिएबल से करके दिखाया था, इसको मैं 1 वेरिएबल से करके दिखाता हूं। 1 नंबर एक्सीड्स अदर नंबर बाय 5 मतलब एक नंबर दूसरे से 5 बड़ा है। तो मैं नंबर्स मान लेता हूं, लेट नंबर्स बी x एंड x प्लस 5। अच्छा अगर तुम x और y मानो तो भी कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम x और y मानोगे तो तुम क्या लिखोगे, x माइनस वाई 5 है, तो x क्या आएगा y प्लस 5। मतलब एक नंबर y है और दूसरा y प्लस 5 है, बात तो वही बन के आती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम उसको 1 वेरिएबल से कर रहे हो या 2 वेरिएबल से कर रहे हो, है ना। ये तुम्हारी चॉइस है, जिससे कन्वीनियंट लगे उससे करो। तो मैंने 2 नंबर्स मान लिए x और x प्लस 5, है ना। x माइनस 5 भी बिल्कुल ले सकता था क्योंकि एक नंबर दूसरे से 5 बड़ा है, तो x किसको मानना है वो तुम्हारी मर्जी है। तो x प्लस 5 भी ले सकते हो, x माइनस 5 भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 2 नंबर्स इज 11/24। जो 2 नंबर्स हैं उनका सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। जब हम कहते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल्स मतलब फर्स्ट का रेसिप्रोकल प्लस सेकंड का रेसिप्रोकल। तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल प्लस सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल इज इक्वल्स टू 11/24। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स कह रहा है तो रेसिप्रोकल लेने के बाद सम लेना है। अब एलसीएम ले लेते हैं, x और x प्लस 5। एलसीएम क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 5। और एलसीएम लेने का सिंपल तरीका क्या है क्वाड्रेटिक में
कि तुम एक आसान चीज करो कि भाई ये जो x+5 है इसको इस 1 से मल्टीप्लाई करो, इस x को इस 1 से करो, है ना। भले ऊपर 2 होगा तो x+5 को 2 से कर देना। तो 1 को जब x+5 से करेंगे तो क्या आएगा, x+5 प्लस इस x को 1 से करेंगे तो x आएगा, इज इक्वल्स टू 11/24। अब तुम्हें इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ऊपर देखो क्या आया, x+5 प्लस x, 2x प्लस 5, नीचे x इंटू एक्स प्लस 5, तो क्या आया, x² प्लस 5x इक्वल टू 11/24। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आता है मेरे पास, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 24 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 11 इंटू x² प्लस 5x। अब सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 11x² प्लस 55x इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास 48x प्लस 120। सबको एक तरफ ले आते हैं, 11x², 55 माइनस 48 प्लस 7x माइनस का 120। तो अब मेरा प्रोडक्ट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 11 इंटू 120, मतलब माइनस का 1320। तो 11x² प्लस, अब मुझे मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका डिफरेंस जो है ना वो 7 आए और प्रोडक्ट जो है वो 1320 आए। देखो वैसे तो ये चीज़ निकाली जा सकती है डायरेक्टली, पर हम लोग इसका एक शॉर्टकट डिस्कस कर लेते हैं। इसका एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, ये मैंने डिटेल में वहाँ भी डिस्कस किया अपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के वीडियो में। तो ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हो और कुछ और एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो वो देख लो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज ब्रीफ मैं यहाँ पर बता देता हूँ। शॉर्टकट मेथड में हमें कोई दो नंबर सोचने होंगे जिनका डिफरेंस 7 है। भाई डिफरेंस 7 है ना, तो कोई भी दो नंबर अपने मन से सोच लो जिनका डिफरेंस 7 है। जैसे मान लेते हैं 27 इंटू 20, डिफरेंस 7 है ना। अच्छा ऐसे नंबर लो जिनको ओरली मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 27 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं 540 आएगा। अब ये नंबर बहुत छोटा है, मुझे चाहिए 1320, तो मैं नंबर थोड़े से बड़े करता हूँ। जैसे सपोज मैं कर लेता हूँ 37 इंटू 30, तो मल्टीप्लाई करूँ तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ये 1110 आ रहा है। तो मुझे 1320 चाहिए, मतलब इसके आसपास ही कई नंबर आने वाला है। तो मैं एक नंबर ट्राई कर सकता हूँ थोड़ा सा आगे, 40 इंटू 33। अच्छा मैं नंबर ऐसे ही ले रहा हूँ जिसके लास्ट में जीरो आता है कम से कम, क्यों, क्योंकि मुझे 1320 चाहिए, लास्ट में जीरो चाहिए। तो यहाँ तो 2 और 5 के फैक्टर मिले, यहाँ हमारे पास एक नंबर में जीरो। तो 40 और 33 को देखते हैं, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर तुम्हारा 1320 आ जाता है। तो मेरे फैक्टर्स हैं 11x² प्लस 40x माइनस 33x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास कॉमन है x, बचता है 11x प्लस 40 माइनस, यहाँ कॉमन ले लेते हैं 3 और बचता है 11x प्लस 40। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद मेरे फैक्टर्स निकल के आते हैं 11x प्लस 40 और x माइनस 3। इसको जीरो करें तो x की वैल्यू -40/11 आती है, नॉट पॉसिबल। x की वैल्यू आती है 3। तो अगर x 3 है तो दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 5, मतलब दूसरा नंबर होगा 8। तो मेरे जो नंबर्स हैं वो हैं 3 एंड 8। कैसे निकल रहे हैं भाई, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके x की वैल्यू 3 निकल के आ रही है, ये मेरा पहला नंबर है। दूसरा नंबर है x प्लस 5 यानी कि 3 प्लस 5 विच इज गोइंग टू बी 8। अच्छा चेक कर लो, 8 1/3 और 1/8 इन दोनों का जब तुम फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हो तो 11/24 ही आता है, मतलब हमारा जो आंसर निकल के आया वो सही है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। हाँ इन केस अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। पर मेरा सजेशन ये है कि भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए जाओ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग थोड़ी आसान होती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि भाई दो बच्चे हैं जॉन एंड जीवंती, दोनों के पास मिलाकर 45 मार्बल्स हैं। अब दोनों ने अपने 5-5 मार्बल्स खो दिए। बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड वंस दे हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, अब जो उनके पास मार्बल्स बचे हैं उसका प्रोडक्ट जो है वो तुम्हें दे रखा है 124। अब तुम्हें फाइंड करना है कि ओरिजिनली दोनों के पास कितने मार्बल्स थे। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, इसको 2 वेरिएबल से करके दिखा रहा हूँ मैं
यहां मैं मान लेता हूं कि जॉन के पास ओरिजिनली कितने मार्बल्स थे, जॉन के पास मान लेते हैं एक्स मार्बल्स थे, और जीवंती के पास कितने मार्बल्स थे, वाई मार्बल्स थे ना। मैं टू वेरिएबल से कर रहा हूं, तो जॉन के पास एक्स और जीवंती के पास वाई। टोटल कितने मार्बल्स थे दोनों के पास मिला के, 45। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब बोला दोनों ने 5 मार्बल खो दिए, अब खो दिए तो जॉन के पास पहले थे x, अब कितने हो गए लॉस्ट होने के बाद, x माइनस 5, और जीवंती के पास थे y, इसने भी 5 खो दिए, इसके पास y माइनस 5। अब वो क्या कह रहा है कि भाई जब दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए हैं तो अब जो उनके पास मार्बल बचे हैं यानी कि ये और ये, इन दोनों का प्रोडक्ट 124 है। भाई पहले दोनों के पास मिला के 45 थे, दोनों ने 5-5 खो दिए, तो x माइनस 5 इसके पास रह गए, y माइनस 5 इसके पास रह गए। वो कह रहा है इसके बाद जो मार्बल बचे ना उनका प्रोडक्ट 124 है, तो x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 इज 124। अब ये है टू वेरिएबल में x और y में, मुझे इसको लाना है किसमें, वन वेरिएबल में। तो मैं क्या करने वाला हूं कि भाई y कितना है 45 माइनस एक्स, मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में से y निकालता हूं और पुट कर लेता हूं, तो ये होगा x माइनस 5 इंटू वाई की जगह पर 45 माइनस एक्स, माइनस 5 तो है ही। अब इससे बनेगी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो जरा x माइनस 5 और ये 45 माइनस 5, 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू 40 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, और ये हो गया प्लस का 5x, मल्टीप्लाई ध्यान से करना। अब मेरे पास बचता है माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 40x था सॉरी, है ना, माइनस का एक्स स्क्वायर देन माइनस 200 माइनस 124, तो माइनस 324, और 40x प्लस 5x 45x। माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं आसान करने के लिए, तो ये बन जाता है मेरे पास इक्वेशन, -1 तो जीरो में जाके कैंसिल हो जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद मेरे फैक्टर निकल के आते हैं 36 और 9। 36 और 9 दोनों का सम 45 है और प्रोडक्ट 324 है, तो 36 और 9 मेरे फैक्टर्स हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद x निकल के आता है 36 और यहां से x निकलता है 9, तो मतलब x की वैल्यू 36 और 9 दो वैल्यूज आ गई है। मतलब जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, जॉन के पास हो सकता है 36 मार्बल्स हो या फिर 9 मार्बल्स हो। तो अगर जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे, जीवंती के पास 9 होंगे, भाई दोनों के पास मिलाकर 45 थे। और अगर जॉन के पास 9 है तो इसका मतलब जीवंती के पास 36 है। सो वी विल हैव टू आंसर्स कि जॉन और जीवंती के पास 36 और 9 मार्बल्स हैं, किसी के पास भी कितने हो सकते हैं, तो एक के पास 36 और एक के पास 9 मार्बल्स हैं। तो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया एज पर द सिचुएशन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन है कि हमें 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड्स स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट बाय 164। तो हमारे पास दो नंबर है, 16 के दो पार्ट्स करने हैं, तो एक तरीका है भाई मैं इसको टू वेरिएबल से अगर करूं तो मैं क्या करूंगा, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई। भाई अगर टू वेरिएबल्स से करना है तो मुझे x और y मानना होगा, और वन वेरिएबल से करना है तो एक नंबर को अगर x मान रहे हैं तो दूसरा 16 माइनस एक्स ले लेंगे ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली चीज जो तुम्हें दे रखी है कि भाई ये दोनों मिलकर 16 बनाते हैं, तो ये तो हमारी बनेगी पहली इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। तो यहां पर मैं मान लेता हूं कि भाई जो x है ये मेरा लार्जर नंबर है और y जो है वो स्मॉलर नंबर है। अब वो कह रहा है ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर, मतलब 2 इंटू एक्स स्क्वायर एक्सीड्स स्क्वायर ऑफ स्मॉलर बाय 164, मतलब ट्वाइस द स्क्वायर जो है वो स्मॉलर के स्क्वायर से 164 ज्यादा है।
तो जब भी एक्सीड्स बोला हूँ, मोर देन बोला हूँ, लेस देन बोला हूँ, इक्वेशन हमेशा माइनस की बनती है। क्यों बनती है भाई? अगर मैं बोलूँ कि ए के पास बी से 10 ऑरेंजेस ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब ए के ऑरेंज माइनस बी के ऑरेंजेस कितने हैं? 10 है। तो जब भी एक्सीड्स बोले, मोर देन बोले, लेस देन बोले, हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर इक्वल टू वैल्यू पुट करो। तो ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर मतलब 2x स्क्वायर, एक्सीड्स तो बोला एक्सीड्स, तो ये एक्सीड कर रहा है मतलब ये बड़ा नंबर है, माइनस किससे? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 164। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक तो है, तो मैं टू वेरिएबल से नहीं करूंगा, मैं इसको वन वेरिएबल से ही करूंगा। तो मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है ना, उसमें से x या y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर लेंगे। जैसे x प्लस वाई 16 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 16 माइनस एक्स। तो मैं y की जगह पर क्या लगाऊंगा? 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा इसको ध्यान से खोलो भाई, 2x स्क्वायर है ना, स्क्वायर से a माइनस बी होल स्क्वायर से तो खोलना ही खोलना है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जब तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो ब्रैकेट्स के अंदर रख के एक्सपैंड करना, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो सबके साइन चेंज होंगे। तो तुम क्या लिखोगे? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 164। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 164 इज इक्वल टू 0, ब्रिंगिंग 164 टू दिस साइड। अच्छा, तीनों के साइन चेंज करने हैं, बाहर माइनस है, ध्यान रखना। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, 32x तो प्लस का है, प्लस 32x माइनस 256 माइनस 624। तो भाई 256 और 624 ये मिलकर बन रहे हैं तुम्हारे 420। तो ये तुम्हारे इक्वेशन बन गई। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करो, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट तो बड़े आराम से हो जाएगी भाई। 32 का डिफरेंस चाहिए तो 42 टेंजा 420 होता है, डिफरेंस भी 32 है, तो प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 42 माइनस 10 x प्लस 42 इज इक्वल टू 0। So we get x plus 42 and x minus 10 as factor। तो x की वैल्यू तो आ गई माइनस 42, नॉट पॉसिबल, नंबर बोल रहे हैं, मतलब मैंने कहा था नंबर मतलब नेचुरल नंबर। तो x आ गया हमारे पास 10। तो मेरा पहला जो नंबर है वो है 10 और दूसरा नंबर वो होगा मेरा 16 माइनस 10 यानी कि 6। तो x मेरा 10 है और y मेरा 6 है। तो इस तरह से हम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना था? 16 के दो पार्ट्स करने थे, तो मैंने x और y मान लिए, बड़ा x माना है, छोटा y माना है। ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 164। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 2 डिजिट नंबर के। अब 2 डिजिट नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें एक खास बात होती है कि सारे 2 डिजिट नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें हमारे पास 2 डिजिट्स होती हैं, x और y। जब हम लीनियर इक्वेशंस यूज करते हैं तो उस केस में हम डिजिट्स को x और y मानते हैं। हम क्वाड्रेटिक में भी यही कर सकते हैं, वी कैन डू द सेम थिंग इन क्वाड्रेटिक ऑल्सो। 2 वेरिएबल से करते हैं, थोड़ा सा आसान रहता है हमारे पास। तो हम लोग x और y किसको मानेंगे? लेट 10th डिजिट ऑफ द नंबर बी x, 10th डिजिट ऑफ नंबर उसको मैं x मान लेता हूं और यूनिट्स डिजिट को मैं y मान लेता हूं। अभी देखो, जो 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन होते हैं ना, 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस में हम 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई क्यों? देखो, जैसे एक नंबर है 73, अब 73 को मुझे बाइफरकेट करना है डिजिट्स के फॉर्म में, तो मैं 7 प्लस 3 7 इंटू 3 ऐसा तो कुछ नहीं लिख सकता ना। लेकिन क्योंकि ये 10th डिजिट है, इसको लिखा जा सकता है 10 इंटू 10th प्लेस, प्लस ये यूनिट्स डिजिट है तो इसको 3 इंटू 1 या सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो 10 इंटू 10th प्लेस के डिजिट प्लस यूनिट्स प्लेस के डिजिट, इस तरह से लिखा जाता है। तो 10th प्लेस के डिजिट अभी मेरी नंबर क्या है? x है। तो मेरा जो नंबर है 2 डिजिट का नंबर है, ये 2 डिजिट का नंबर कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 10 इंटू 10th प्लेस के डिजिट्स प्लस यूनिट्स प्लेस के डिजिट। अच्छा, इसका रिवर्स नंबर जो होगा, जब मैं इसका रिवर्स नंबर निकालूंगा तो इसका रिवर्स नंबर लिखेंगे 10y प्लस एक्स, ये मेरा रिवर्स नंबर होगा। अब
क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इज 12। किसी भी क्वेश्चन में रेसिप्रोकल, स्क्वायर, प्रोडक्ट इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं ना, तो वो पॉसिबली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। भले ही हम इसको लीनियर से कर रहे हैं, मतलब लीनियर से नहीं कर रहे, दो वेरिएबल से कर रहे हैं, लेकिन बनकर वो क्वाड्रेटिक ही आएगा। हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज को, लीनियर की तरह सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर से नहीं सॉल्व कर रहे। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या है, 12 है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 12 मतलब x इंटू वाई, ये 12 हो गया, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, है ना। अब वो कह रहा है व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 9 किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर में से। नंबर किसको मानना है, 10x प्लस वाई को। तो मैं क्या लिखूंगा कि ये जो मेरा नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कह रहा है व्हेन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो वो कह रहा है कि भाई 2 डिजिट नंबर जो है तुम्हारा, उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो तुम्हारे पास रिवर्स नंबर आ जाता है। अब 2 डिजिट नंबर को क्या लिखोगे, 10x प्लस वाई माइनस 9, तो क्या मिलेगा, रिवर्स नंबर। अब रिवर्स नंबर क्या है, 10y प्लस एक्स। तो ये हमारी बनेगी इक्वेशन। लेकिन अभी तो ये लीनियर इक्वेशन है, मुझे इसको पहले वन वेरिएबल में सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, 10x माइनस एक्स 9x, y माइनस 10y माइनस 9y इज इक्वल्स टू 9। मैंने क्या किया, 10x माइनस एक्स 9x कर दिया, y माइनस 10y माइनस 9y और माइनस 9 बाहर ले गया, 9 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, एक तो थी एक्स वाई इक्वल टू 12, है ना, ये भी ऊपर बनाई हमने प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 12 से, और दूसरी बन के आई है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये जो दो इक्वेशंस है ना, इनमें ये तो लीनियर है पर ये तो नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालूंगा और दूसरे में पुट करूंगा, कोई से भी कहीं से भी निकाल सकते हो। वैसे इजी रहेगा अगर मैं सेकंड में से वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डालूं। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x कितना आता है, 1 प्लस वाई। ये मैंने किस में से निकाली है, सेकंड इक्वेशन में से निकाली है। तो सेकंड में से निकाली, अब मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूंगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में मैं x की जगह लिखूंगा 1 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 12। बन गई क्वाड्रेटिक, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, 1 इंटू वाई प्लस वाई, और ये माइनस का 12। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो y आएगा माइनस का 4 और y आएगा 3। अभी यहाँ पर देखो y माइनस का 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि x और y डिजिट्स हैं, और डिजिट्स की वैल्यू हमेशा एक होल नंबर होती है 0 से लेकर 9 तक। एक डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अलावा नहीं होती है। तो अगर x या y की वैल्यू 2 डिजिट नंबर में फ्रैक्शन आती है या नेगेटिव आती है, ऑब्वियसली इट इज टू बी रिजेक्टेड। तो y की वैल्यू क्या है, 3। अब y 3 है तो x क्या निकलेगा, 1 प्लस 3 यानी कि 4। तो मेरा जो नंबर था, नंबर मैंने क्या लिया था, मैंने नंबर लिया था 10x प्लस वाई। तो वैल्यू पुट करो 10 इंटू 4 प्लस 3, तो मेरा नंबर है 43। ये मेरा नंबर है। अच्छा चेक कर लो, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स 4 और 3 का प्रोडक्ट क्या है, 12 है। और अगर मैं इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करूं 43 में से तो 34 आता है ना, रिवर्स नंबर। तो ये मेरा आंसर सही है। तो जो भी 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है ना, अगर तुम उसको एक्स वाई लेकर करोगे तो थोड़ा सा इजी ही रहेगा, दैट विल बी डन इन इजियर वे। तो ये तुम्हारे पास सामने सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चंस पर, जिन्हें हम कहते हैं प्रॉब्लम से रिलेटेड टू एजेस। एजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब हो गया कि दो लोग हैं, उनकी या फिर दो लोगों की या एक आदमी की कोई प्रीवियस या पास्ट या फ्यूचर की एज को रिलेट करना होता है। कैसे भाई, देखो जब एजेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें नॉर्मली 3 एजेस रिलेट करते हैं हम लोग। एक तो होती है प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज का मतलब हो गया आज की एज। एक होती है पास्ट एज, पास्ट एज मतलब 3 साल पहले 4 साल पहले जो एज थी वो। तो ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट एज x है तो 3 साल पहले की एज क्या होगी, x माइनस 3 हो जाएगी। फ्यूचर एज मतलब बाद में जो आने वाली है, तो अगर 3 साल बाद की एज निकालनी है तो x प्लस 3 से निकलेगी, है ना, एज सिंपल एज दैट। तो 3 चीजें हो, 3 एजेस होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्वेश्चन में कौन सी एज दे रखी है उसके अकॉर्डिंगली हमें इक्वेशन बनानी होगी। जैसे
इस क्वेश्चन में देखो भाई, दो गर्ल्स हैं यहाँ पर, अक्षता और रक्षिता, उनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है, मतलब दोनों की मिलाकर जो एज है वो 20 साल है, प्रेजेंट एज। तो मैं क्या मानूंगा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अक्षता, लेट प्रेजेंट एज ऑफ अक्षता बी x ईयर्स। तो फिर प्रेजेंट एज ऑफ रक्षता ये मान लेते हैं हम y ईयर्स। अभी वो कह रहा है कि भाई दोनों की एजेस का सम 20 साल है, तो x प्लस वाई ये हो गया 20, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब वो कह रहा है 3 ईयर्स लेटर, है ना, 3 ईयर्स अगो, सॉरी वो कह रहा है 3 ईयर्स अगो, आज से 3 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। 3 साल पहले जो उनकी एज थी ना, उसका प्रोडक्ट 48 था। अब वो क्या कह रहा है भाई, 3 साल पहले की एज। अब अगर आज रक्षिता की एज और रक्षिता की एज y और x है, तो 3 ईयर्स अगो, आज अक्षता की एज क्या है x, तो 3 साल पहले अक्षता की एज क्या होगी, अक्षता's एज was x माइनस 3, और 3 साल पहले रक्षता की एज क्या होगी, y माइनस 3। वो कह रहा है भाई दोनों की 3 साल पहले की जो एज है उसका प्रोडक्ट 48 है, तो 3 साल पहले की एज इनकी x माइनस 3 वाई माइनस 3 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से भाई x माइनस 3 और y माइनस 3 इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48। तो इसको सॉल्व करके अब मुझे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके x और y निकालना है। ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर, तो किसी एक की वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पर, है ना। तो जैसे मैं y की वैल्यू लेता हूँ, इसमें से निकालता हूँ 20 माइनस एक्स, तो x माइनस 3 को एज इट इज रखेंगे, y की जगह रखेंगे 20 माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 48। तो ये बनता है मेरे पास वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका ना ये, 20 माइनस 3 17 माइनस एक्स इक्वल टू 48। सॉल्व करते हैं, 17x x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 17 माइनस 51, और माइनस 3 इंटू माइनस एक्स प्लस का 3x, है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। तो हमारे पास इक्वेशन बन के आ रही है माइनस का एक्स स्क्वायर 17 प्लस 3x 20x और माइनस 51 माइनस 48, तो ये निकल के आ रहा है माइनस का 99। तो अब मैं जिसमें से माइनस साइन कॉमन लेकर कैंसिल करता हूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 99 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट 99 हो, ऐसे तो कॉमन नंबर्स हैं 11 और 9, सबसे आसानी से निकलते हैं, और सम तो 20 बनता ही है। तो अगर मैं इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो x की दो वैल्यूज निकल के आएंगे, दोनों पॉजिटिव, 9 और 11 दोनों पॉजिटिव आ रही है। अब x किसकी एज मानी है तुमने, x मानी है तुमने अक्षता की प्रेजेंट एज, तो इसका मतलब अक्षता की प्रेजेंट एज 9 साल भी हो सकती है और 11 साल भी हो सकती है। लेकिन अगर अक्षता की प्रेजेंट एज 9 है, तो फिर रक्षिता की क्या होगी, 11, और अगर अक्षता की 11 है तो रक्षिता की क्या होगी, 9। तो प्रेजेंट एजेस अक्षता और रक्षिता की 9 साल और 11 साल हैं, किसी की भी कुछ भी एज हो सकती है ना, मतलब दोनों में से एक की एज 9 साल है, एक की 11 साल है। हम ये डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि 9 साल की कौन है और 11 साल की कौन है, हम बस हाँ जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। अब रहमान की एज की बात हो रही है, और उसकी कौन सी एज की बात हो रही है, 3 years ago और 5 years फ्रॉम नाउ। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेट रहमान्स प्रेजेंट एज, इसकी प्रेजेंट एज को x मान लेते हैं, ये इसकी प्रेजेंट एज है, इसको मान लिया x ईयर्स। अब वो कह रहा है 3 साल पहले की एज चाहिए और 5 साल बाद की एज चाहिए, तो पहले वो एजेस निकाल लो। तो रहमान्स एज 3 years अगो, तो 3 years अगो उसकी एज क्या होगी, आज उसकी x है,
तो 3 साल पहले उसकी एज होगी x-3 और फिर निकालते हैं रहमान्स एज 5 years लेटर। ये आ गई हमारे पास x+5। अब वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। 3 साल पहले और 5 साल बाद जो एजेस हैं उनकी रेसिप्रोकल्स का सम। तो 3 साल पहले की एज, 5 साल बाद की एज, इनके रेसिप्रोकल्स का सम। तो इनका रेसिप्रोकल का सम मतलब ये हो गई इसकी 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और ये हो गया बाद का। और वो कह रहा है इन दोनों का सम ये 1/3 है। 3 साल पहले की एज, 5 साल बाद की एज का रेसिप्रोकल्स का सम। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन बनाएं तो हम एलसीएम लेते हैं x-3 x+5। एज यूजुअल मैंने क्या बोला था उस समय कि x+5 को इस 1 से करो, x-3 को इस 1 से करो। तो ये आएगा 1 × x+5 प्लस, बीच में प्लस है, 1 × x-3 इज इक्वल्स टू 1/3। तो सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर में आता है 2x + 2, x + x 2x हो गया, प्लस 5 - 3 तो 2x + 2 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x² + 2x - 15 और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा मेरे पास 6x + 6 = x² + 2x - 15 ब्रिंगिंग ऑल टर्म्स टू x²। तो सबको राइट में लेके जा रहे हैं तो x² + 2x था और माइनस का 6x तो 2x - 6x बन गया -4x, -15 - 6 -21। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्रोडक्ट 21 का है, डिफरेंस 4 का है। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 7 और x की वैल्यू -3। अब भाई 3 साल नेगेटिव तो एज हो नहीं सकती, तो 7 साल ये रहमान की प्रेजेंट एज है। मतलब रहमान आज कितने साल का है? 7 साल का है। वेरीफाई करना चाहो ना वेरीफाई कर सकते हो भाई। अगर वो आज 7 साल का है तो 3 साल पहले वो 4 का था और आज से 5 साल बाद ये 12 का होगा। तो इन दोनों का रेसिप्रोकल्स का सम करके देखो 1/3 आ रहा होगा। तो ये बताता है कि हम इस तरह से क्वेश्चन, ये हमारा जो आंसर है वो हमारा सही है। तो तुम्हें क्वेश्चन में क्या बोला था भाई, उसके 3 साल पहले पास्ट एज और फ्यूचर एज दोनों की रेसिप्रोकल्स का सम 1/3 है, तो हमने रेसिप्रोकल्स यूज कर लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलते हैं हम अपने नए तरह के क्वेश्चंस की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर करने वाला हूँ कि भाई अगर तुम्हारे को अपनी क्लास के सारे वीडियोस, जैसे तुम 10th में होगे मोस्ट प्रॉब्ली, तो अगर तुम्हें 10th क्लास के सारे वीडियोस चाहिए तो एलीट का ऐप डाउनलोड कर लो। उसमें तुम्हारे को एक ही जगह पर सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे, तो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू। एलीट के ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ऐप पर जाओगे, लॉगिन वगैरह करोगे तो तुम्हें वहाँ पर फ्री मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा। भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है ना उसके टॉप 3 कॉर्नर पे 3 लाइन दिखेंगी तुम्हें, उनको प्रेस करोगे तो फ्री मटेरियल का सेक्शन दिखेगा। उस फ्री मटेरियल में फ्री वीडियोस पे जाओगे तो वहां पर सारे वीडियोस एक साथ कंपाइल किए हुए मिल जाएंगे। 9th के अलग, 10th के अलग, 12th के अलग। यूट्यूब पे कई बार थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी तुम्हारी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं ये आ रहे हैं हमारे टॉपिक मेंसुरेशन में से, मतलब एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना इस सीरीज में वो तुम्हारे सामने है, जिसमें दे रखा है कि विक्रम 3 रॉड्स को एक राइट ट्राइंगल की शेप में फिट करना चाहता है। तो ही वांट्स टू फिट 3 रॉड्स इन द शेप ऑफ राइट ट्राइंगल। अब वो कह रहा है कि द हाइपोटेन्यूज इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन बेस। तो हाइपोटेन्यूज बेस से 2 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर मैं बेस को x मान लूं तो हाइपोटेन्यूज उससे 2 सेंटीमीटर बड़ा, मतलब x+2 होगा। अब देखो राइट ट्राइंगल है ना, तो ज्यादातर क्या होगा, राइट ट्राइंगल है तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमें तीनों साइड्स निकालनी होगी x के टर्म्स में और फिर पाइथागोरस थ्योरम से x निकालना होगा। तो वो कह रहा है हाइपोटेन्यूज बेस से 2 सेंटीमीटर बड़ा है, तो अगर मैं बेस को x मानता हूं तो हाइपोटेन्यूज x+2 हो जाएगा। और वो कह रहा है कि यही हाइपोटेन्यूज जो ऑल्टीट्यूड है ना उससे लेकिन 4 सेंटीमीटर बड़ा है। द हाइपोटेन्यूज इज टू बी 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन बेस एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ऑल्टीट्यूड। तो अब मुझे ऑल्टीट्यूड निकालना है। हाइपोटेन्यूज ऑल्टीट्यूड से 4 सेंटीमीटर बड़ा है, इसका मतलब जो ऑल्टीट्यूड है
वो हाइपोटेन्यूज से 4 सेंटीमीटर छोटा है, इजंट इट? भाई हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर बड़ा है, मतलब ऑल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर छोटा है। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज को x+2 लेता हूं, तो x+2 -4 कितना हुआ? x-2, +2 -4 इज -2, मतलब मेरा ऑल्टीट्यूड निकल के आएगा x-2। अब मेरी तीनों साइड्स किस फॉर्म में आ गई? x की टर्म्स में आ चुकी हैं। मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर यहाँ पर अब x निकाल सकता हूँ। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करो, ध्यान से एक्सपैंड करना, आइडेंटिटी यूज करके। डायरेक्टली x² + 4 मत लिख देना, x+2 होल स्क्वायर को लिखना है x² + 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर a² + 2ab + b² इज इक्वल्स टू x² - 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, और प्लस का x² तो है ना भाई। ये क्या हुआ हमारे पास, जरा ध्यान से देखो, शिफ्ट करता हूं थोड़ा सा। ये a + b होल स्क्वायर खोला हुआ है, ये a - b होल स्क्वायर खोला हुआ है, a² - 2ab + b² और प्लस x²। अच्छा, अब क्या क्या घट रहा है? x² से x² कट जाएगा, इधर आके माइनस होगा तो, और 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर कट जाएगा, इधर आके माइनस होगा तो। मैं सब कुछ अब एक तरफ ले जाता हूं, तो मेरे पास बच रहा है x², ये कितना है? माइनस का 4x, ये प्लस का 4x, ये भी आकर माइनस हो जाएगा, माइनस का 4x। तो x² - 8x इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो कॉमन लेकर फैक्टर्स बन जाएंगे इसके। तो x की वैल्यू आ गई 0 और x की वैल्यू आ गई 8। अभी 0 तो पॉसिबल नहीं है भाई, बेस कैन नॉट बी 0 ना, बेस है, बेस की लेंथ कुछ ना कुछ तो होगी। तो 0 रिजेक्ट करेंगे कि भाई बेस कैन नॉट बी 0, तो x है हमारा 8। मतलब जो बेस है वो कितना आएगा? 8। परपेंडिकुलर कितना आएगा? x-2 यानी कि 6, और हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? x+2 यानी कि 8 + 2 10 आ जाएगा। तो ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में अपने आंसर्स हो जाएंगे। ये हमारे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के डायमेंशंस निकल गए। मतलब 3 रॉड्स जो हैं उनकी लेंथ 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर राइट ट्राइंगल है तो सिंपल सा समझे कि राइट ट्राइंगल के अंदर हमें तीनों साइड्स x में लानी होंगी, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर उसको सॉल्व कर पाए। अच्छा, अब राइट ट्राइंगल ही होगा हमेशा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन अगर राइट ट्राइंगल के अलावा कुछ और है, जैसे यहाँ पर दे रखा है कि भाई 2 स्क्वायर है ना, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 डिफरेंट स्क्वायर्स इज 468। तो मेरे पास 2 अलग अलग स्क्वायर है ना, एक बड़ा एक छोटा मान लेते हैं इसकी साइड है x और इसकी साइड है y, ठीक है। अब वो कह रहा है सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 डिफरेंट स्क्वायर्स इज 468। सम ऑफ एरियाज मतलब वो कहना चाहता है कि फर्स्ट स्क्वायर का एरिया प्लस सेकंड स्क्वायर का एरिया इज इक्वल्स टू 468। अभी देखो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर। फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है? x, तो उसका एरिया होगा x²। दूसरे का साइड y है, तो उसका एरिया हो जाएगा y²। तो हमारा x² + y² इक्वल टू 468, ये बन जाएगी मेरी पहली इक्वेशन। अब आगे दे रखा है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर्स। अब 24 मीटर क्या है? उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस, डिफरेंस बोल रहा है। तो मतलब सेकंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है भाई? फर्स्ट का पेरीमीटर माइनस सेकंड का पेरीमीटर इज 24। मैंने फर्स्ट वाला बड़ा मान लिया है। तो अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4a। तो फर्स्ट की साइड है x, तो ये बन जाएगा 4x माइनस सेकंड का पेरीमीटर 4y इज इक्वल्स टू 24। 4 कॉमन लेकर कैंसिल कर लेते हैं, तो x - y निकल के आता है 6, 24/4। ये बनती है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब जो दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों को यूज करके मुझे x और y निकालना है। अच्छा, अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक और एक लीनियर है, तो ऐसे केसेस में हम सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर कोई भी एलिमिनेशन यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज करोगे कि भाई हम एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे, दूसरे में डाल देंगे। भाई x² + y² कितना है? x² + y²
468 है। अब x माइनस वाई 6 है, तो इसमें से मैं x को निकाल लेता हूं, क्या निकल के आ रहा है 6 प्लस वाई, x को लिया 6 प्लस वाई, तो x की जगह मैं लिखूंगा 6 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। सेकंड में से वैल्यू निकाली है और उसको कहां पर पुट किया हमने, फर्स्ट में पुट कर दिया है। x की वैल्यू 6 प्लस वाई निकाल के यहाँ पुट करिए। अब इसको खोलो, फिर से ध्यान रखेंगे 6 प्लस वाई का स्क्वायर है आइडेंटिटी से, तो ये मेरे पास आएगा 36 प्लस 12 वाई प्लस वाई स्क्वायर और ये इज इक्वल्स टू 468। तो ये बनेगी 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल्स टू 0। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 2y स्क्वायर प्लस 12y, ये आ जाएगा मेरा 4 और 8 में से 6 गए 2, 6 में से 3 गए 2, सॉरी 6 में 3 गए 3, ये हमारी इक्वेशन बनके आती है। इक्वेशन थोड़ी बड़ी है लेकिन तीनों में 2 कॉमन है, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ कॉमन नंबर मिले तो वो कॉमन लेकर कैंसिल करो। तो 2 हम कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं, मिलता है वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 216, ये हमारी बनती है सिंपल इक्वेशन। अब इसके बाद इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है ना, एक छोटी सी गलती है, माइनस है सॉरी, तो माइनस 216 इक्वल टू 0। अब इसके तुम्हें फैक्टर्स बना लें, ऐसा नंबर्स जिनका डिफरेंस 6 होना चाहिए और प्रोडक्ट 216 होना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 216 आए और डिफरेंस 6 का होना चाहिए। तो हम हिडन ट्रायल लगाते हैं कि जैसे मैं ले लेता हूँ रैंडम नंबर ले लेता हूँ 20 और 20 और 14 ले लेता हूँ। अब 20 और 14 क्यों मैं ऐसे नंबर लूंगा भाई कि जिनका डिफरेंस 6 हो, रैंडम ले रहा हूं मैं, है ना, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहा हूं। तो इसका प्रोडक्ट तो 280 आता है, मुझे 216 चाहिए, मतलब नंबर मुझे अपने थोड़े छोटे करने पड़ेंगे, तो मैं 18 और 12 ले सकता हूं। अच्छा, प्रोडक्ट करने पर 216 आ भी रहा है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो मेरे फैक्टर्स निकल के आएंगे y प्लस 18 y माइनस 12, इसको लिखेंगे 18y माइनस 12y। अब सॉल्व करने पर y की वैल्यू आ रही है -18 और y की वैल्यू 12। अब क्योंकि यहाँ पर y हमने स्क्वायर की साइड मानी है, तो भाई देखो ऑब्वियस सी बात है -18 तो रिजेक्ट होगा, साइड नेगेटिव नहीं है, मतलब जो छोटा स्क्वायर है उसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। अब बड़े स्क्वायर की साइड x क्या था 6 प्लस y, तो ये निकल के आएगा 6 प्लस 12 यानी कि 18 सेंटीमीटर, ये निकल के आएगी बड़े स्क्वायर की साइड। तो दो स्क्वायर की साइड है 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो अगला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें दे रखा है कि मिसेस सूद अपने रेक्टेंगुलर वेजिटेबल गार्डन को एनिमल से प्रोटेक्ट करना चाहती है। उनके गार्डन का एरिया है 200 मीटर स्क्वायर, लेकिन उनके गार्डन में एक वॉल जो है वो फेंस का काम करेगी, बाकी 3 वॉल्स पर वो वायर लगाना चाहती है फेंसिंग के लिए। मतलब ये इस तरह का सा हो गया कि भाई ये उनका रेक्टेंगुलर गार्डन है, यहाँ पर तो उनके वॉल है ना, हेयर शी हैड अ वॉल, तो यहाँ पर वो कह रही है कि भैया मुझे फेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब फेंसिंग कहाँ पर होगी, फेंसिंग वो कह रही है मेरी 3 वॉल्स पर मुझे फेंसिंग करनी है। अब ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है, इस रेक्टेंगुलर गार्डन का एरिया दे रखा है 200 और इस क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि भाई उसको फेंसिंग करने के लिए जो वायर उनके पास अवेलेबल है वो है 50 मीटर की। नाउ यहाँ पर पहले क्वेश्चन को ये समझ लो कि एक काम करते हैं हम लोग x और y ये हम मान लेते हैं इसकी साइड्स। अब फेंसिंग कहाँ पर होगी, फेंसिंग होगी 3 साइड पर। भाई कंपाउंड वॉल एक तरफ तो क्या है उनकी वॉल है, वॉल पर तो फेंसिंग करेंगे नहीं, तो ये तो उनकी वॉल होगी, तो फेंसिंग कहाँ होगी x y और y पर। मतलब ये जो 50 मीटर वायर है ये कहाँ पे लगेगी x प्लस वाई प्लस वाई पर, ये पूरी वायर 50 मीटर की इन 3 पार्ट्स में लग जाएगी। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 50, ये बन जाएगी हमारी एक इक्वेशन। और दूसरा हमें दे रखा है इसका एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ क्या है तुम्हारी x और y, तो एरिया हो जाएगा x इंटू वाई यानी कि 200। दो इक्वेशंस बनी, वैल्यू पुट करनी है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये निकल के आती है 50 माइनस 2y। वैल्यू पुट करते हैं x की जगह पर 50 माइनस 2y इंटू वाई इज इक्वल्स टू 200। अब इसको सॉल्व करो तो 50y माइनस 2y का स्क्वायर इक्वल टू 200।
टेकिंग एवरीथिंग टू राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड पे लेके जा रहे हैं। माइनस का 2y² वहां जाके 2y² हो जाएगा, और प्लस का 50y वहां जाके माइनस का 50y, और प्लस का 200 तो है ही, है ना। अब यहाँ पर 2 कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं तो इक्वेशन बनती है y² माइनस 25y प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बनती है। मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 20 और 5 क्लियरली दिख रहा है, फैक्टर्स हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करता हूं तो मैं y माइनस 20 y माइनस 5, ये मेरे फैक्टर्स निकल के आते हैं। अब y माइनस 20 y माइनस 5 फैक्टर्स हैं तो y निकलेगा 20 मीटर्स या फिर y निकलेगा 5 मीटर्स। अच्छा, अब y मैंने ब्रेड्थ को माना है, तो ब्रेड्थ हमारी दोनों हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, यहाँ कुछ रिजेक्शन नहीं है। तो हम लोग लेते हैं कि भाई अगर y 20 है, देखो x इंटू वाई कितना था 200, तो अगर मैं y की जगह 20 रखता हूं तो x मेरा निकल के आएगा 10 मीटर, और अगर मैं y की जगह 5 रखता हूं, है ना, तो ये जाके डिवाइड होगा तो x मेरा निकल के आएगा 40 मीटर। मतलब ये जो गार्डन है या इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। भाई एक तो पॉसिबिलिटी है तुम्हारी कि लेंथ हो जाए 10 मीटर और ब्रेड्थ हो जाए 20 मीटर, ये एक पॉसिबिलिटी है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लेंथ तुम्हारी हो जाए 40 मीटर्स और ब्रेड्थ हो जाए 5 मीटर्स। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज है उनके गार्डन के डायमेंशंस के। अब यहाँ पर देखने वाली चीज एक ध्यान रखना है कि तुम्हारी जो फेंसिंग हो रही थी ना, फेंसिंग 3 वॉल्स पर हो रही थी, तो मैंने 3 वॉल्स की लेंथ ही इंक्लूड करी है, x प्लस वाई प्लस वाई। एरिया तो पूरा है ही है, एक्स वाई एरिया है। 2 इक्वेशंस बना के फेंसिंग से और पेरीमीटर से 3 पार्ट्स, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बन के आती है कि 10 मीटर 20 मीटर की लेंथ ब्रेड्थ होगी या फिर 40 मीटर और 5 मीटर की लेंथ ब्रेड्थ होगी। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं जो तुम्हें मेंशन करनी होगी। आते हैं हम तीसरी चीज के ऊपर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे मेंसुरेशन के। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क है। अब वो कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें डिजाइन करना है हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ। ब्रेड्थ जो है वो लेंथ से 3 मीटर से लेस है। तो अगर मैं ब्रेड्थ को x मान लूं तो मेरी लेंथ हो जाएगी x प्लस 3। भाई ब्रेड्थ 3 मीटर कम है, मतलब लेंथ 3 मीटर ज्यादा है, ऑब्वियस ही बात है। तो अगर मैं ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क उसको मैं x मान लूं तो मेरी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क हो जाएगी x प्लस 3। अब वैसा वैसा तुम्हारी मर्जी है, तुम लेंथ को x मानते हो तो ब्रेड्थ x माइनस 3 हो जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अगर ये x और x प्लस 3 है, अब वो कह रहा है इट्स एरिया, मतलब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क विच इज इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये कह रहा है कि भाई ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है इसका एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, किससे, एक ट्राइंगल से। मतलब वो कह रहा है कि रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया माइनस ट्राइंगुलर पार्क का एरिया इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मीटर, है ना, इजंट इट। भाई रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, मीन्स दोनों का डिफरेंस 4 है। भाई मैंने पहले भी बताया था जब भी मोर देन लेस देन एक्सीड्स कुछ भी मिले इक्वेशन हमेशा डिफरेंस की बनती है। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, मतलब रेक्टेंगल माइनस ट्राइंगल इक्वल टू 4। अब तुम्हें दे रखा है आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है ना, हुज बेस इज इक्वल टू ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका बेस जो है वो ब्रेड्थ के बराबर है। अभी ब्रेड्थ मैंने किसको लिया है, x, तो ब्रेड्थ मेरी हो गई x, मतलब इसका बेस ब्रेड्थ के बराबर है, x के बराबर है। और इसका ऑल्टीट्यूड कितना है, वो कह रहा है इसका ऑल्टीट्यूड है 12 मीटर। अब क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो कह रहा है ऑल्टीट्यूड की लेंथ 12 है इज इक्वल्स टू 4। तो इक्वेशन बन गई ना मेरी एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और ये आया माइनस का 6x, और ये 4 ले जाके यहाँ पे माइनस कर देता हूँ। तो मेरी इक्वेशन बन के आती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 4 और x की वैल्यू निकल के आएगी -1।
अभी -1 तो पॉसिबल नहीं है अगेन, तो x है 4, मतलब जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी ब्रेड्थ क्या है 4 मीटर, और उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी हो गई 4 + 3 यानी कि 7 मीटर की लेंथ है। तो रेक्टेंगुलर पार्क के जो डायमेंशंस हैं वो तुम्हारी ब्रेड्थ है भाई 4 मीटर्स की और लेंथ है तुम्हारी 7 मीटर्स की। तो ये हुई बात हमारी मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस की। मेंसुरेशन वाले क्वेश्चन में एरिया के फॉर्मूले सबके याद रखना, साथ ही साथ ये जो बेसिक चीजें हैं, एरिया के अलावा पाइथागोरस थ्योरम है, ज्योमेट्री वगैरह का भी कुछ काम आ सकता है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है एरिया वगैरह में काम आ जाती है, 2 साइड्स 3 साइड। तो ज्योमेट्री मेंसुरेशन में इस तरह के क्वेश्चन चीजें ध्यान रखनी है। फॉर्मूले सारे, ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये 2 चीजें ध्यान रखनी है तो क्वेश्चन सारे सॉल्व होंगे। तो अब जो तुम्हारे पास सामने क्वेश्चन है ना, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या, इसके बाद आने वाले सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स से 5 मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं, तो यहां से लेकर एंड तक तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कुछ बच्चों ने पिकनिक प्लान करी है ना। अब जब उन बच्चों ने पिकनिक प्लान करी तो उनका बजट पूरा पिकनिक का था 600 रुपए खाने पीने का। अब हुआ क्या कि 5 स्टूडेंट्स उसमें से नहीं जा पाए। अब 5 स्टूडेंट नहीं जा पाए तो एक्स्ट्रा खर्चा कौन देगा, जो जा रहे हैं। तो हुआ क्या कि भाई 5 लोग नहीं जा पाए तो हर मेंबर का खर्चा 10 रुपए से बढ़ गया। तुम्हें फाइंड करना है कि भाई कितने स्टूडेंट्स ने पिकनिक अटेंड करी थी, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पूछा क्या है, कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड करी थी। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द पिकनिक, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द पिकनिक। जो पूछा है उसको मैं x मान रहा हूं, हु अटेंडेड पिकनिक मान लेते हैं कि भैया कितने हैं, x हैं। और लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान्ड द पिकनिक, प्लान करने वाले कितने हैं। अब प्लान करने वाले थे 5 ज्यादा, एक्चुअली जितने भी प्लान कर रहे थे 5 लोग नहीं जा पाए हैं। तो अगर जाने वाले x हैं तो प्लान करने वाले 5 ज्यादा, यानी कि x+5 है। अब ये तो बात हुई भाई कितने लोग गए, कितने प्लान कर रहे थे। अब फाइंड करते हैं कॉस्ट पर मेंबर, कॉस्ट पर मेंबर ऑफ द फूड ओरिजिनली। तो कॉस्ट पर मेंबर ओरिजिनली कितनी थी भाई, पहले प्लान कितने लोगों ने किया था, x+5 लोगों ने प्लान किया था। अब 600 रुपए वो डिस्ट्रीब्यूट कितने किस में होने थे, x+5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे। भाई जैसे मान लो कि भाई 600 रुपए पूरे खर्च होने हैं, 30 लोगों ने प्लान किया है, तो एक आदमी का खर्चा कितना होगा, 600/30, 20 रुपए ना। तो x+5 लोगों ने प्लान किया हुआ था कि भाई हमें 600 रुपए में फूड का बजट बनाना है। तो 600 रुपए जो है ये कितने लोगों में डिवाइड होंगे, x+5 मेंबर्स में। ये हमारा हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब कॉस्ट पर मेंबर नाउ, अब जा कितने लोग रहे हैं, जा रहे हैं हमारे x। तो अब 600 रुपए कितने लोगों में एक्चुअली डिवाइड होंगे, x लोगों में डिवाइड होंगे। तो हमारा अब 600 रुपए डिवाइड होना है x लोगों में, मतलब पहले एक आदमी को 600/x+5 देने थे, अब एक आदमी को 600/x देने हैं। तो ये जो खर्चे का डिफरेंस है ना, ये 10 रुपए बढ़ गया है। 10 रुपए अब ज्यादा लग रहे हैं तुम्हारे। तो पहले कम लग रहे थे या पहले ज्यादा लग रहे थे, पहले x+5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पहले कम लग रहे थे, अब ज्यादा पैसे लग रहे हैं। तो वो कह रहा है कि भाई अब जो पैसे लग रहे हैं ना, पहले लगने वाले पैसे से 10 रुपए ज्यादा है। अब पर मेंबर जो पैसे लग रहे हैं, पहले लगने वाले पर मेंबर से 10 रुपए ज्यादा हैं। ज्यादा है तो 10 हमने निकाल लिया। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें करना क्या होता है, सबसे पहले जो फाइंड करना है ना उसको तो x मान लो। तुमसे पूछा क्या, कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड करी, तो मैंने मान लिया भाई x लोगों ने पिकनिक अटेंड करी। अब डिफरेंस किस चीज का दे रखा है, कॉस्ट पर मेंबर का दे रखा है। तो कॉस्ट पर मेंबर निकाल लो। तो x लोगों ने पिकनिक अटेंड करी, x+5 लोगों ने प्लान करी। अब क्योंकि कॉस्ट पर मेंबर का डिफरेंस दे रखा है तो कॉस्ट पर मेंबर निकाल लो, और दोनों का डिफरेंस दे रखा है 10 रुपए, तो दोनों का डिफरेंस 10 रुपए ले लेंगे। अच्छा, फिर भी अगर कंफ्यूजन हो कि भैया पहले ये लेना है पहले ये लेना है, कैसे सेपरेट करना है, तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो पहले आ जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो पहले आएगा, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। कैसे कि भैया देखो, जैसे 30/5 कितना होता है, 6। लेकिन मैं अगर 30/10 करूं
तो कितना आता है 3 आता है। तो देखो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर एक्चुअली बड़ा हो जाता है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो पहले आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, बस इसका एलसीएम लेना है। तो भाई एलसीएम क्या आएगा x और x प्लस 5 का, x इंटू एक्स प्लस 5। अब ये x प्लस 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये x प्लस 5 600 से मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 600 से, और ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाले 600 से। तो हम लिखेंगे x प्लस 5 को 600 से किया, 600 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस x को 600 से किया, 600 इंटू एक्स इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मेरे पास आएगा 600x प्लस 3000 माइनस 600x इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 5। भाई ये x इंटू एक्स प्लस 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर ये बचा मेरे पास 3000 इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये 10 तो लाके डिवाइड कर लेते हैं, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी -20 और x की वैल्यू निकल के आएगी 15। तो भाई -20 तो लोग हो नहीं सकते, तो 15 लोगों ने पिकनिक अटेंड करी है। तो अगर तुमसे पूछे भाई कितने लोगों ने पिकनिक अटेंड करी, तो 15 लोगों ने। कितने लोगों ने प्लान करी, तो 20 लोगों ने प्लान करी थी, तो x प्लस 5 लोगों ने प्लान की थी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तुम्हें एक सिंपल सा काम करना है, जो वैल्यू निकालनी है उसको तो मान लो x, जैसे हमें निकालना था कितने लोगों ने प्लान किया, और फिर जो डिफरेंस दे रखा है इंक्रीज बाय ₹10 उसकी इक्वेशन बनानी है, बस इतनी सी चीज ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन, इसको इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन कह सकते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉमन क्वेश्चन सही है, पूछे जाने वाले हैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं ना, ये है हमारा स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पीड डिस्टेंस टाइम के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के। ये वाला क्वेश्चन तो चलो फिर भी ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट 16, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो 16th वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस भी करेंगे। तो 16th वाला क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन्स के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल रखा है। अगर तुम्हें स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो जरूर देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है हमारे पास कि दो ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से निकल रही हैं सेम टाइम पर। तो भाई ये एक रेलवे स्टेशन है, यहां से दो ट्रेन निकल रही है, एक जा रही है ईस्ट की तरफ और दूसरी जा रही है साउथ की तरफ, है ना, ये दूसरी साउथ की तरफ, एक ईस्ट और एक साउथ। और वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 5 किलोमीटर फास्टर देन सेकेंड। तो ये जो फर्स्ट ट्रेन है जो ईस्ट में जा रही है, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर है। तो साउथ में जाने वाली ट्रेन की स्पीड मैं x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं। तो इसकी स्पीड क्या होगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, इजंट इट। भाई इसकी स्पीड फर्स्ट वाली ट्रेन की 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो इसकी x है, तो उसकी x प्लस 5। वो कह रहा है कि 2 घंटे बाद ये 50 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है। कब, 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे बाद ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 50। अब ऑब्वियसली दिख रहा है कि एक ईस्ट में जा रही है एक साउथ में जा रही है, राइट एंगल्स पर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करना है। लेकिन ध्यान रखो यहाँ पर x प्लस 5 स्क्वायर करके इज इक्वल टू 50 स्क्वायर मत करना। क्यों, क्योंकि भैया 50 क्या है, 50 है डिस्टेंस, और x और x प्लस 5 है स्पीड्स। तो स्पीड के स्क्वायर का सम डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं होता है। और वैसे भी ये चीज जो है ना, ये लेंथ है, लेंथ है मतलब डिस्टेंस होना चाहिए। तो तुम्हें पहले ये वाले दोनों डिस्टेंस निकालने हैं। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो अब ट्रेन चल कितनी देर तक रही है, 2 घंटे तक चल रही है। अब 2 घंटे तक चल रही है तो टाइम तो उसका हो गया 2, और स्पीड है x, तो ये हो गया हमारा 2x। ये हो गया इसका डिस्टेंस 2 इंटू एक्स, और इसका डिस्टेंस हो गया 2 इंटू एक्स प्लस 5। तो ये डिस्टेंस हो गया 2x, कैसे, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड x टाइम 2। दूसरी वाली ट्रेन का स्पीड x प्लस 5 टाइम 2। अब लगाओ तुम पाइथागोरस थ्योरम। तो अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने में भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5
का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2500। 4 कॉमन लेकर काट लो, मेरे पास बच जाता है x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 625, है ना। 4 कॉमन लेके काटेंगे भाई, 2500 अपॉन 4, ये आ गया 625। तो अब इसको सॉल्व कर लो और बना लो अपनी इक्वेशन। प्लस 25 इक्वल्स टू 625। सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लेकर काटें, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो भाई, देखो 300 का प्रोडक्ट है और डिफरेंस है 5 का, तो फैक्टर सीधे सीधे 15 और 20 आने वाले हैं। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, प्लस 20x माइनस 15x, तो x की वैल्यू निकल के आने वाली है माइनस का 20 और प्लस का 15। तो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड है उस ट्रेन की जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी डायरेक्शन में जो जा रही है उसकी स्पीड 20 हो जाएगी, 15 प्लस 5। तो ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है एवरेज, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया डिस्टेंस निकाल कर फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ठीक है। आप देखो जरा इस क्वेश्चन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन अभी लास्ट ईयर यानी कि 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन एक बोर्ड के एग्जाम में इसमें आया हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे और एग्जाम्पल मैंने अलग से एक वीडियो बना के डाल रखा है। इसमें तो एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि सब तरह के क्वेश्चंस कवर करने हैं, वहां पे एक अलग से पूरा वीडियो है। तो अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस। अब इन क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक होती है ना। छोटी सी ट्रिक क्या है, छोटा सा एक मेथड है जो तुम्हें ध्यान रखना है। इन सभी क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा होगा कि भैया डिस्टेंस तो दे ही रखा होगा क्वेश्चन में। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिस्टेंस 132 किलोमीटर का डिस्टेंस है और तुम्हारे पास दो अलग अलग ट्रेन होंगी या प्लेन होंगे या कुछ भी ऐसा होगा, दो अलग अलग चीजें। अब उसमें यह दे रखा होगा कि एक की स्पीड दूसरे से ज्यादा है, कितनी ज्यादा है वो दे रखा होगा। तो इसका मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा है वो कम टाइम ले रही है, कितना टाइम का डिफरेंस है वो दे रखा होता है। डिस्टेंस तो क्लियरली दे रखा होता है, स्पीड और टाइम का डिफरेंस दे रखा होता है। तो तुम्हें यहां पर स्पीड यूज करनी है। नॉर्मली हम लोग स्पीड यूज करते हैं, तुम टाइम भी कर सकते हो। हम लोग क्या करेंगे, स्पीड को x या x प्लस x माइनस जो भी है मानेंगे और टाइम निकालेंगे। तो 3 चीजें रखनी है ध्यान, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। कैसे? डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मेरा 132 किलोमीटर्स। अब वो कह रहा है कि दो तरह की ट्रेन है इस क्वेश्चन में, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से। एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, किससे? पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। मतलब अगर मैं एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसकी स्पीड ले और जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड ले, किसकी स्पीड ज्यादा है? इसकी। तो मैं x तो वैसे किसी को भी मान सकता हूं, मैं पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या होगी, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। ये हुई हमारी स्पीड। नाउ 3 चीजें हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस क्वेश्चन में दे रखा होता है, स्पीड हम x के टर्म्स में ले लेते हैं, बचा क्या, टाइम। तो अब ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है इसका टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितना निकल के आया, 132 अपॉन x प्लस 11, इजंट इट। भाई टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 132 और स्पीड है मेरी x प्लस 11, तो टाइम निकल के आएगा 132 अपॉन x प्लस 11। और अगर मैं निकालूं टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालें। अब पैसेंजर ट्रेन का टाइम निकालना है, फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाएंगे। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो वही है 132 और अब पैसेंजर की स्पीड क्या है, x। तो हमने डिस्टेंस क्या था, क्वेश्चन में दे रखा था, स्पीड x के टर्म्स में आ गई, टाइम भी हमने निकाल लिया। अब डिफरेंस किसका दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है टाइम का। क्वेश्चन में बोला है कि भैया जो पैसेंजर ट्रेन है उसको 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 2 आवर्स लेस।
मतलब पैसेंजर ट्रेन को 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, एक्सप्रेस ट्रेन को 2 घंटे कम लग रहे हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं भैया टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन कितना, 2 घंटे। पैसेंजर का टाइम माइनस एक्सप्रेस का टाइम 2 घंटे। अब पैसेंजर का टाइम कितना है, 132 अपॉन एक्स माइनस 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल्स टू 2। और फिर इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व किया। एलसीएम ले, एलसीएम लेकर एक्स की वैल्यू निकाल ले। तो जो भी आंसर आए वो आंसर कमेंट्स में लिखो, बताओ क्या आंसर आया इसका। तो मूव ऑन करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस। देखो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चंस की जो अप्रोच होती है वो थोड़ा सा अलग होती है। बेसिक 3-4 चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, वो अगर तुम्हें याद रहती हैं तो तुम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के सारे क्वेश्चन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तुम्हें बेसिक 2-3 चीजें क्या क्या याद रखनी है। पहला कि हम लोग क्या करते हैं, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कोई क्वेश्चन है ना तो हम लोग लेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। स्टिल वाटर में बोट की स्पीड ये मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर। एंड लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम या फिर वाटर फ्लो ये मान लेते हैं हम y किलोमीटर्स पर आवर। भाई बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है हम वाटर के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं। भाई पानी नीचे की तरफ बह रहा है, हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है, हम उसके साथ साथ नीचे जा रहे हैं। तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में 2 स्पीड होती हैं, एक तो बोट की खुद की स्पीड होती है और एक हमारे पास करंट यानी कि वाटर की स्पीड होती है। अब कैसे पहचाना जाएगा, भाई ये क्वेश्चन लीनियर में क्वाड्रेटिक में दोनों आते हैं। कैसे पहचानोगे कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा तरीका है कि ये जो 2 स्पीड होती है ना, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में मतलब जब पानी नहीं फ्लो कर रहा है वो हमने x किलोमीटर पर आवर ले रखी है, एक वो स्पीड है, एक स्ट्रीम की स्पीड है। दोनों में से अगर एक कोई भी स्पीड तुम्हें दे रखी हो मतलब ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। लीनियर के क्वेश्चन में जनरली दोनों ही स्पीड अननोन होती है। तो जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर दे रखी है ना, वो लेंगे हम। अब उसको यूज कैसे करना वो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले देखो होती क्या है, बोट की स्पीड स्टिल वाटर में x। अब स्टिल वाटर में बोट की स्पीड x है, तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगी, डाउनस्ट्रीम में भैया नीचे की तरफ जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो तो स्पीड बढ़ेगी ना, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और वहीं पे स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, अपस्ट्रीम में उसी बोट की स्पीड जो है वो हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। भाई ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड कम होगी, डाउन में जाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, तो डाउन में जाओगे तो स्पीड ऐड हो जाएगी और अप में x माइनस वाई। तो ये बेसिक 4 चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है बस। बोट की स्पीड है x, वाटर की y, डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड x प्लस वाई, अपस्ट्रीम में x माइनस वाई, ये बेसिक 4 चीजें। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस में तुम्हें ये जो x और y है ना, दोनों में से कोई एक चीज दे रखी होती है। अभी के लिए पहले मैं इसको एक बार के लिए अगले क्वेश्चन के लिए सेव करके रख लेता हूं। अब इस क्वेश्चन में देखो तुम्हें ये जो 15 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है, ये किसकी है, बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में। मतलब एक्चुअली में तुम्हें x की स्पीड दे रखी है, तो अगर क्वेश्चन में x दे रखा है तो x की वैल्यू पुट करो। तो भाई जहां जहां x है वहां पर 15 लगा लो। तो भाई बोट की स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम यानी कि वाटर की स्पीड y मान लेते हैं, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई 15 प्लस वाई और अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई 15 माइनस वाई। तो ये हमने वैल्यू पुट कर ली, हमेशा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि भैया x या y में से जो दे रखा है उसकी वैल्यू डाल दो। अब दूसरा, यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो टाइम के ऊपर। टाइम देखो किस चीज का दे रखा है, जैसे यहां दे रखा है इट टेक्स 3 आवर्स इन टोटल टू गो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न। मतलब 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओ और वापस आ जाओ, इसमें टोटल तुम्हें 3 घंटे लगते हैं। तो टाइम पहले देखो, टाइम दे रखा है कितना, 3 घंटे का टाइम है। ये 3 घंटे का टाइम किस चीज का है, तुम्हें बोला है 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओ और वापस आ जाओ तो 3 घंटे लगते हैं। मतलब ये 3 घंटे का टाइम है तुम्हारा
अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम मिलाकर ये 3 घंटे हैं। वो 3 घंटे कह रहे हैं टोटल लगते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में। तो तुम टाइम पर फोकस करो, टाइम कितना है 3 घंटे, और किस चीज का टाइम है ये देखो, जाने और आने का मिलाकर टोटल टाइम है। इसलिए मैं लिख रहा हूं भैया कि डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम का टाइम इक्वल टू 3 आवर्स। अब यहां पर टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस की बात करो, डाउनस्ट्रीम में तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर है। स्पीड डाउनस्ट्रीम की क्या है 15 प्लस वाई प्लस, अब बात करते हैं अपस्ट्रीम की। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी 20 है, उसने बोला 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाकर वापस आना है। तो भाई जाने में 20 किलोमीटर तो आने में भी तो 20 किलोमीटर ही होगा ना, वापस आने की बात हो रही है। तो डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम दोनों का टाइम कितना है 20, 20 अपॉन 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब लो एलसीएम, तो हमेशा की तरह एलसीएम क्या आएगा 15 प्लस वाई इंटू 15 माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि भैया ये 15 प्लस वाई 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इंटू 15 प्लस वाई प्लस ये 15 माइनस वाई, सॉरी ये 15 माइनस वाई था, और ये 15 प्लस वाई 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो सॉल्व करके बनने वाली है मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 20 इंटू 15 माइनस वाई, ये हो गया मेरा 300 माइनस 20y प्लस फिर से 300 प्लस 20y, और 3 इंटू ये 15 प्लस वाई 15 माइनस वाई, वहां जाके बना 225 माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो भाई ये हो गया मेरा 600 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 225 माइनस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 200। अब लेके आते हैं सब कुछ इधर, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन हो गया भैया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, वाई आ गया प्लस माइनस 5, जिसमें से माइनस 5 तो रिजेक्ट होना है, स्पीड तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो वाई कितना है 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब वाटर फ्लो कर रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, टाइम पर फोकस करो। टाइम दे रखा है, किस चीज का दे रखा है, कितना दे रखा है वो देखो। अब देखो ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। वो कह रहा है स्पीड ऑफ वाटर फ्लो। देखो वैसा वैसा डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है, पर पहले हम वही बेसिक 4 चीजें लिख लेते हैं जो हमने लिखा ना, कि भाई मैंने कहा ये 4 चीजें तुम्हें ध्यान रहनी चाहिए, ये 4 चीजें। अब मैंने कहा था एक्स या वाई में से कोई एक चीज दे रखी होती है ना। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इन अ रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये किसकी स्पीड है, वाटर फ्लो की स्पीड, मतलब स्ट्रीम की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस बार मुझे x की जगह पर y दे रखा है, तो मैं y की जगह पर 3 पुट कर लूंगा, ये 3 किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो गई x प्लस 3, अपस्ट्रीम में x माइनस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा एज यूजुअल। अब फिर से फोकस किस पर करेंगे, टाइम पर। तो टाइम देखो किस चीज का है, कितना है। क्वेश्चन में दे रखा है एंथनी टेक्स 2 hours मोर टू गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू गो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। एंथनी को 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। पिछली बार टोटल दे रखा था कि भाई आने जाने का टाइम, टोटल टाइम। इस बार जो टाइम दे रखा है 2 घंटे, वो किसका है, अपस्ट्रीम जाने का टाइम 2 घंटे ज्यादा है। मतलब ज्यादा का मतलब डिफरेंस। तो तुम लिखोगे कि भैया टाइम इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज कितना 2 hours। अब टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, पहले बात कर रहे हैं टाइम इन अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 16। स्पीड क्या है अपस्ट्रीम की, अपस्ट्रीम की स्पीड है हमारी x माइनस 3, ये हो गई अपस्ट्रीम की स्पीड, माइनस डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस इस बार 20 है। इस बार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस सेम नहीं है, पिछली बार तो रिटर्न बोला था इसलिए हमने डिस्टेंस सेम ले लिया था। वो कह रहा है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओ या 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आओ, तब तुम्हें अपस्ट्रीम में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। तो 16 अपॉन x माइनस 3 माइनस 20 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2।
और अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम x निकाल पाओगे। तो एज यूजुअल 16 को x प्लस 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 16 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस है इस बार बीच में, x माइनस 3 20 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन नीचे x माइनस 3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो अब जरा सॉल्व करते हैं। 16x प्लस 48 माइनस 20x माइनस इंटू माइनस प्लस 16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। 48 प्लस 16 ये हो गया मेरा 108, 16x माइनस 20x माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2। अच्छा 2 तो कॉमन है, कट ही रहा है, तो 2 इसमें भी कॉमन लेकर काट लेते हैं। ये आ जाएगा 54 माइनस 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ले आओ सब कुछ एक तरफ, तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, ये माइनस का 2x यहाँ गया, प्लस का 2x हो गया, प्लस का 54 यहाँ गया, माइनस का 54 हो गया। तो ये बन गई मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 54 और 9 मिलके हो गए तुम्हारे 63। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तुम्हारी x की वैल्यू आ रही है 7 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड है बोट की, किसमें, स्टिल वाटर में। तो क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, एक सिंपल सी चीज क्या करनी है तुम्हें, हर बार तुम्हें हमेशा फोकस किस पर करना है, टाइम पर फोकस करना है कि भाई टाइम किस चीज का है उसकी इक्वेशन बना लो। पिछली बार बोला था टोटल टाइम इतना लगता है, तो हमने दोनों टाइम ऐड कर दिए। अब वो कह रहा है कि भाई अपस्ट्रीम जाने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो डिफरेंस बना लो, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, ठीक है। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जिसमें तुम्हें दे रखा है कि भाई 2 वाटर टाइप्स हैं, है ना, एक ज्यादा डायमीटर का है, एक कम डायमीटर का है। तो वो कह रहा है कि भाई जब दोनों पाइप एक साथ चलते हैं, एक साथ दोनों चलते हैं, तो पूरे टैंक को भरते हैं 9 होल नंबर 3/8 आवर्स में। इसको मैं फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉल्व करके ये आ रहा है 75/8 आवर्स। तो भाई दोनों 75/8 आवर्स में मिलकर भरते हैं। और कह रहा है कि जो लार्जर टैप है ना, बड़े डायमीटर वाला जो टैप है, वो अकेले जब चलता है तो छोटे टैप से 10 घंटे कम लेता है। हमें बताना है दोनों अकेले जब चलेंगे तो कितनी कितनी देर में टैंक को फिल करेंगे। यहां पर हम क्या करेंगे, लेट टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर बी एक्स। हम मान लेते हैं कि भाई जो बड़ा टैप है वो x आवर्स में अकेले टैंक को भरता है, मतलब जो स्मॉलर डायमीटर वाला पाइप है वो कितनी देर में टैंक फिल करेगा इसको, उसका टाइम क्या होगा, तो उसका टाइम होगा x प्लस 10 आवर्स, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि 10 घंटे ज्यादा ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि भाई ये टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चंस है ना, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें टाइम को कभी ऐड नहीं करना होता, तुम्हें हमेशा उनका वर्क ऐड करना होता है। अब वर्क कैसे ऐड करोगे, भाई देखो सिंपल सी स्टोरी है कि अगर सपोज करो मैं एक काम को 4 घंटे में करता हूं, तो 1 घंटे में मैं कितना काम करूंगा, 1/4, इजंट इट। अगर मैं 4 घंटे में पूरा काम कर रहा हूं तो 1 घंटे का मेरा वर्क है 1/4। इसी तरह अगर एक पाइप 4 घंटे में पूरा टैंक भरता है, तो 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा, 1/4। 4 घंटे में पूरा भर रहा है तो हर एक घंटे में 1/4 बढ़ता रहेगा। अब ये जो बड़ा पाइप है ना, वो x आवर्स में पूरा टैंक भरता है, तो हम लिखेंगे टैंक फिल्ड बाय लार्जर पाइप in 1 hour is 1/x, कि भाई ये 1/x टैंक फिल करेगा 1 घंटे के अंदर, और जो स्मॉलर है वो 1 घंटे में कितना टैंक फिल करेगा, 1/x प्लस 10। तो ये 1 घंटे में 1/x फिल करता है, वो 1 घंटे में 1/x प्लस 10 फिल करता है। तो दोनों एक साथ चल रहे हैं तो कितना टैंक भर जाएगा, ये कितना टैंक भरेगा 1/x, ये कितना भरेगा 1/x प्लस 10।
अब ये दोनों ने मिलकर कितना टैंक भरा, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू, अगर सपोज करो दोनों इस टैंक को, दोनों मिलकर इस टैंक को 10 घंटे में भरते हैं, दोनों मिलकर मान लेते हैं एक बार के लिए कि दोनों मिलकर टैंक को 10 घंटे में भरते हैं, तो एक घंटे में कितना भरेंगे 1/10। तो हम लिखेंगे एक का 1 आवर का वर्क प्लस सेकंड का 1 आवर का वर्क इक्वल टू टोटल 1 आवर का वर्क। तो दोनों मिलके 75/8 आवर्स में बढ़ते हैं, मतलब एक घंटे में कितना टैंक भर जाएगा 1/75/8। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमेशा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमेशा वर्क ऐड करना होता है, और वर्क या अमाउंट ऑफ टैंक फिल्ड ये यूज करना होता है। और वो कैसे निकलता है, वो निकलता है टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो मेरी इक्वेशन बन के आ रही है 1/x अपॉन 1/x प्लस 10 इक्वल टू 8/75। एलसीएम ले लेते हैं फिर से भाई, x प्लस 10 और मल्टीप्लाई करो x प्लस 10 और प्लस x इंटू 1 x, 8/75। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो 2x प्लस 10 इंटू 75 इज इक्वल्स टू 8 इंटू x प्लस 10। तो सॉल्व करते हैं। मेरा इक्वेशन देखो 150x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। तो टेकिंग एवरीथिंग टू वन साइड, 8x स्क्वायर माइनस का 70x माइनस का 750 इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेकर काटो, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करना, एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई जो भी टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस है ना, उन सब के अंदर 1 आवर 1 डे जो भी है उसका वर्क निकालो। कि हमने माना एक पाइप x घंटे में भरता है, दूसरा x प्लस 10 घंटे में भरता है, तो एक घंटे का दोनों का वर्क निकाला, और जो टोटल एक घंटे का वर्क है वो यूज करना है सम में। दोनों को x और x प्लस 10 को ऐड करके इक्वल टू 75/8 मत कर देना। ये तो वैसा ही हुआ कि भाई मैं 4 घंटे में भर रहा हूँ, मैं 4 घंटे में एक काम करता हूँ, मेरा दोस्त उस काम को 6 घंटे में करता है। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो 10 घंटे लगा रहे हैं। तो टाइम ऐड करने का ये लॉजिक हो जाता है कि भाई मैं 4 घंटे में कर रहा हूँ, वो 6 घंटे में कर रहा है अकेले, अब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 10 घंटे में हो गया। ये थोड़ी होगा, तो कम टाइम तो कम लगेगा ना, बढ़ेगा थोड़ी। तो हमेशा टाइम नहीं ऐड करना, वर्क ऐड करना। वर्क कैसे निकलेगा, रेसिप्रोकल करके, टाइम का रेसिप्रोकल करके। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें दे रखा है कि एक पॉन्ड है, रिवर है, उसमें कुछ स्वान्स हैं, एंड दी स्वान्स आर लाइक कि भाई हाफ ऑफ द स्वान्स आर स्विमिंग, आधी जो स्वान्स हैं वो स्विम कर रही हैं। 1 more than twice the square root आर रेस्टिंग इन शेड, इतनी शेड में है, और बची हुई 15 स्वान्स जो है वो फीड कर रही है। तुम्हें बताना है टोटल कितने स्वान्स हैं यहाँ पर। हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे कि भैया टोटल स्वान्स, ये मान लो कि हमारे पास टोटल स्वान्स कितनी हैं, टोटल स्वान्स मान लेते हैं इस पॉन्ड के अंदर x है। अब देखो स्विम करने वाली स्वान्स कितनी है, स्विमिंग में है, हाफ ऑफ द स्वान्स आर स्विमिंग, हाफ ऑफ x। और शेड में रेस्ट करने वाली स्वान्स कितनी है, रेस्टिंग वाली कितनी है, 1 more than twice the square root, 1 more than twice the square root। तो twice the square root सा 1 more, and remaining 15 are feeding। तो फीड करने वाली कितनी है, 15। तो भाई स्विम करने वाली ये रही, रेस्ट करने वाली ये रही, फीड करने वाली ये रही, और ये तीनों मिलकर टोटल स्वान्स हो गई, isn't it? तो हम लोग क्या करेंगे भाई, स्विम करने वाली स्वान्स प्लस रेस्ट करने वाली स्वान्स प्लस फीड करने वाली स्वान्स इक्वल टू टोटल स्वान्स, ये प्लस ये इक्वल टू टोटल। अब इसको सॉल्व करो, ये हाफ एक्स वहां ले जाते हैं, तो ये तो मेरे पास 1 + 15 तो हो गया 16 प्लस 2 रूट एक्स, और उधर आ गया x माइनस हाफ ऑफ एक्स। अब x माइनस हाफ ऑफ एक्स क्या है, x माइनस हाफ ऑफ एक्स इज हाफ ऑफ एक्स। 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा ना, हाफ ऑफ एक्स। शिफ्ट करते हैं तो 2 लेके आते हैं, 32 प्लस 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी 32 प्लस 4 रूट एक्स इक्वल टू एक्स। नाउ टेकिंग एवरीथिंग टू वन साइड, x माइनस 4 रूट एक्स माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई मेरी इक्वेशन।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वाड्रेटिक तो है नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे? तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक बना लो। कैसे? तुम क्या करो, ये जो हमारा पार्ट है ना, जैसे रूट एक्स है, इस रूट एक्स को मान लो वाई। अगर मैं रूट ऑफ एक्स को वाई मानूं तो एक्स क्या होगा, स्क्वायरिंग करने पर वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो इसकी जगह पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, मतलब इसकी जगह बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 32, ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन आई एम गोइंग टू गेट। अब मिडिल टर्म स्प्लिट इसकी करो, ये सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई है, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो y निकल के आएगा मेरा 8 4 32 हो गया, और दूसरा y निकल के आएगा -4। अब मुझे y तो निकालना नहीं है, मुझे तो x निकालना है, तो x की जगह क्या लिखूंगा, y की जगह क्या लिखूंगा, रूट x माना था ना y को, तो रूट एक्स इक्वल टू 8 और इधर रूट एक्स इक्वल टू -4। अब रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, ये रिजेक्ट हो गया। अब रूट एक्स अगर 8 है तो x क्या निकल के आएगा, स्क्वायरिंग करके 64, तो टोटल 64 स्वान्स हैं जो कि यहाँ पर पॉन्ड में प्रेजेंट है। हमने क्या किया कि भाई टोटल स्वान्स का नंबर जो था ना वो डिवाइड कर दिया, जो जहाँ है वहाँ लगा दी, स्विम करने वाली आधी, बाकी इधर बाकी उधर, सब ऐड करके टोटल स्वान्स कर दी, इक्वेशन बन के आ गई। इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट था ये पार्ट कि रूट एक्स को वाई मान के एक्स को वाई स्क्वायर लिखना है, मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट था, बाकी तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्क्वायर रूट की बात करें, 1 मोर देन स्क्वायर रूट, 3 मोर देन स्क्वायर रूट, तो उसमें हम इस तरह से अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वैसे तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड में भी आया हुआ है, पर ये क्वेश्चन है इजी सा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन है कि भाई शेफाली ने 2 सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं, मैथ्स में और इंग्लिश में, और मिला के उसके दोनों में 30 आ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि भैया उससे मैथ्स में मार्क्स आए हैं x और इंग्लिश में आए y। अब क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई दोनों में मिला के 30 मार्क्स है। अब वो कह रहा है कि हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, मैथ्स में अगर उसके 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते, भैया 2 मार्क्स ज्यादा आ जाते मतलब अभी x आ रहे हैं तो x प्लस 2 आ जाते, और मैथ्स में और 1 मार्क लेस आता इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में 1 नंबर कम आता और मैथ्स में 2 ज्यादा आ जाते। तो मैथ्स में 2 ज्यादा आते मतलब x प्लस 2 हो जाते, इंग्लिश में 1 कम आता तो मतलब y माइनस 1 हो जाते। वो कह रहा है कि अगर ऐसा होता तो उसके जो मार्क्स हैं उसका प्रोडक्ट 210 होता। तो मार्क्स का प्रोडक्ट 210 होने का मतलब कि मैथ्स के मार्क्स इनटू इंग्लिश के मार्क्स इक्वल टू 210। अब यहां पर तुम्हारे पास बन गई है इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 बन गई है तो सॉल्व करो। तो भाई मैं मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेता हूं। y कितना है 30 माइनस एक्स, तो y की जगह पर 30 माइनस एक्स रखो और -1, ये तो है ही, इज इक्वल टू 210, x प्लस 2 इंटू 29 माइनस एक्स इक्वल टू 210, वन वेरिएबल में आ चुकी है। मल्टीप्लाई करो, सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके तुम्हारा आंसर बन ही जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है पर 3 मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी का है और अच्छा क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई हमारे पास एक पोल है जो कि हमने एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर लगाया है। तो ये हमने यहाँ पर मान लेते हैं, ये हमने इस पॉइंट पर P पॉइंट पर पोल लगाया। अब ये जो पोल है ये जिस सर्कल में है, इस सर्कल का डायमीटर कितना है 13 मीटर है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर 13 मीटर है। अब वो कह रहा है कि भाई ये जो पोल है ना, इसका 2 डायमीट्रिकली ऑपोजिट गेट्स, 2 डायमीट्रिकली ऑपोजिट गेट्स, मतलब इस पार्क में 2 गेट है, मान लेते हैं ये एक गेट है, ये दूसरा है। डायमीट्रिकली ऑपोजिट मतलब डायमीटर के ऑपोजिट एंड्स पर है ये दोनों गेट। तो ये हो गया हमारे पास डायमीटर के ऑपोजिट एंड्स पर जो गेट है वो हो गए। वो कह रहा है कि भाई इन दोनों गेट्स से जो इसका डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर है। मतलब ये पोल यहां लगा हुआ है, यहां पर पोल लगा हुआ है, एक गेट से और दूसरे गेट से जो इसके डिस्टेंस है उनका डिफरेंस 7 मीटर है। मतलब एक गेट से अगर मैं डिस्टेंस x मान लूं, एक तरफ के गेट से अगर मैं डिस्टेंस x मान लूं, तो दूसरी तरफ का गेट से डिस्टेंस होगा x प्लस 7।
ठीक है, क्योंकि डिफरेंस 7 मीटर का है, तो एक x मान लिया तो दूसरा x प्लस 7 हो सकता है, तुम्हारी मर्जी है, उसको x मानोगे तो x माइनस 7 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये डायामीटर दे रखा है मेरा 13। अब मुझे इसमें से दोनों तरफ से जो उसका डिस्टेंस है ना वो निकालना, मतलब x और x प्लस 7 निकालना है। यहाँ पर एक चीज देखे कि भाई जब मैं x और x प्लस 7 निकालना है तो ये x और x प्लस 7 यहाँ पर 13 से रिलेट कैसे होगा, उसके लिए मुझे यूज करनी पड़ेगी क्लास 9th की थ्योरम। कौन सी? एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, मतलब अगर ए बी डायामीटर है तो फिर ये वाला एंगल 90 होना चाहिए। डायमीटर के लिए ऑपोजिट गेट्स है, मतलब ये डायमीटर है, तो ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए एंगल इन सेमी सर्कल से। अब ये 90 डिग्री है तो ये राइट ट्राइंगल बनता है। राइट ट्राइंगल बनता है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करके तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x और प्लस 49 माइनस 169, तो माइनस का 120, 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, x की वैल्यू -15, -15 नहीं -12 और 5 निकल के आ रही है। -12 तो हो नहीं सकता, मतलब एक तरफ तो वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, दूसरी तरफ 12 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैंने करीब करीब सारी वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो कवर अप कर दी हैं। सब तरह की प्रॉब्लम्स मैंने कुछ कुछ एक एक दो दो पार्ट सब तरह के कवर अप किए हैं। इनको अगर ढंग से करते हो ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स तो एक बार के लिए तुम्हारी सॉल्व हो ही जाती है। अब मिलते हैं आगे के वीडियो में, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और टॉपिक्स भी कवर अप करूंगा। आई विल शेयर दैट इन ग्रुप, तो स्टे कनेक्टेड टिल देन।